नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज का एक उभरता हुआ सितारा है। इस कंपनी ने पिछले 2 साल में अपने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। मार्च 2020 के आसपास इस शेयर की कीमत जहां 115 से 118 रुपए के बीच थी, वही 28 जून 2022 को जब ये शेयर की कीमतें बंद हुई, ये सेशन क्लोज हुआ तो 1379 रुपए पर पहुंच चुकी थी। इस तरह 2 साल में लगभग 1100% से अधिक रिटर्न दिया है इस शेयर ने। मतलब अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 12 गुना कर दिया है सिर्फ 2 या 2.5 साल में दोस्तों। अगर पिछले 1 साल की बात कर ले तो इस शेयर की कीमतें 425 रुपए से उछल कर 1379 रुपए हो चुकी है। और इस तरह इस 1 साल में भी इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को 225% का रिटर्न दिया है। साथ साथ अगर पिछले 6 महीने की भी बात कर ले दोस्तों, तो इस शेयर की कीमतों में लगभग 23% की बढ़ोतरी या फिर उछाल देखा जा चुका है पिछले सिर्फ 6 महीनों में। लेकिन पिछले कुछ समय से चल रही बिकवाली और निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से इस शेयर की कीमतें काफी नीचे आ चुकी है। पिछले 3 महीनों में इस शेयर की कीमतों में 30% का करेक्शन देखा गया है। और पिछले 1 महीने की बात करें तो ये 3% नीचे आ चुका है अपने 1 महीने पहले वाली कीमत से। फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 वीक की टॉप लेवल से, पीक लेवल से लगभग 52% नीचे है। और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में क्या इस शेयर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स आंकड़ों पर नजर डालेंगे, इसके रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे, कंपनी के की फैक्टर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखेंगे, उसके वीकनेस अगर है तो देख लेंगे, फ्यूचर प्लान्स की बात कर लेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां सेट होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर कंपनी है। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, ये स्पेशलिटी केमिकल्स, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, एरोमा केमिकल्स, रबर एक्सीलरेटर्स और ल्यूब्रिकेंट एडिटिव्स की मैन्युफैक्चरर कंपनी है। कंपनी की यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया में एक्सपोर्ट करने की ये एक्सपोर्ट करती है और इन रीजन में इसकी व्यापक भौगोलिक उपस्थिति भी है। और इसके अगर की पॉइंट देख ले, इसके अगर भौगोलिक प्रेजेंस को देख ले दोस्तों, तो कंपनी 50 से ज्यादा देशों में 1000 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये अमेरिका, यूके, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और इसके जैसे अन्य देशों को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात कर रहे तो वर्तमान में कंपनी 11,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष मतलब MTPA की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कंपनी की। और इसके साथ गुजरात की वापी में इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिसकी ये मालिक है और इनको ऑपरेट भी स्वयं ही करती है दोस्तों। इसने वित्त वर्ष 2021 में अपने दोनों यूनिट में मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 में प्रत्येक 900 MTPA क्षमता का विस्तार किया, उसमें बढ़ोतरी की है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखें तो इसके टोटल प्रोडक्ट्स जो है वो लगभग 150 के आसपास है और इसको काफी ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी प्राप्त है। अब आइए नजर डालते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर। कंपनी विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का निर्माण करती है जिन्हें मोटे तौर पर फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, रबर एक्सीलरेटर, ल्यूब्रिकेंट एडिटिव्स, एरोमा केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, इन 5 सेगमेंट्स में या फिर बिजनेस वर्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये विभिन्न सेगमेंट्स में कुल 150 से ज्यादा प्रोडक्ट की सेल करती है लगभग। एक नजर इन कैटेगरीज पर अगर डाल ले तो अरोमा केमिकल्स के अंडर वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिन प्रोडक्ट्स में लौंग का तेल और इसके डेरिवेटिव, फैटी ईस्टर जैसे रसायन और प्राकृतिक आवश्यक सुगंधित तेल शामिल है। अगर फूड एंटीऑक्सीडेंट सेगमेंट की बात करें तो YANTQ के रूप में ब्रांडेड कंपनी के सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट को फूड को फ्रेश रखने और अपने खाने की या फिर भोजन की पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हुए लंबे समय तक स्वादिष्ट बनाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
अगर रबर केमिकल्स की बात करें तो इसका उपयोग जो है वो रबर प्रोडक्ट्स जैसे टायर और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जैसे होजेस या फिर सील आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। चौथा सेगमेंट अगर देखें ल्यूब्रिकेंट एडिटिव्स, तो यालूब YALUB के रूप में ये कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाती है और इसके अंडर लुब्रिकेंट एडिटिव्स बाउंड्री लुब्रिसिटी और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस में सुधार करके लुब्रिकेंट के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, वो प्रोडक्ट्स इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। और आखिरी सेगमेंट देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स, कंपनी कई उद्योगों में अपने ग्राहकों की जरूरत के लिए विशिष्ट उच्च गुणवत्ता वाले स्पेशलिटी केमिकल्स को भी सप्लाई करती है। अगर एंड यूजर इंडस्ट्रीज देख ले, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करते हैं बिजनेस वर्टिकल्स के, तो कंपनी के केमिकल्स का उपयोग टायर, कन्वेयर बेल्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, फ्रेग्रेंसेस, पशु आहार आदि के निर्माण में किया जाता है। अब एक नजर डालेंगे कंपनी के क्लाइंट बेस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, MRF, कॉन्टिनेंटल, HP, बाल्मेर मतलब BL, इंडियन ऑयल, अपोलो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, विल्मार, मिशेलिन, उसके साथ साथ कोलगेट, सीएट, जेके टायर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इसके क्लाइंट बेस में शामिल है, इसकी क्लाइंट्स है दोस्तों। अगर ओवरऑल देखें तो 2000 से भी ज्यादा क्लाइंट इसके क्लाइंट बेस में शामिल है। अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर हमेशा की तरह अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे मेरा हौसला बढ़ता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए और नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ उसके साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए और आपकी हेल्प होती रहे आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े। अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1572 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 1379 रुपए और इसका 52 वीक का हाई लगभग 2100 रुपए का है। 52 वीक का लो जो है वो 419 रुपए का है। स्टॉक का पी की बात कर ले तो लगभग 30 का स्टॉक का पी है, जहां इंडस्ट्री पी लगभग 24 का है। आरओसी पिछले एक साल का लगभग 29 का। इसकी बुक वैल्यू जो है वो 152, आरओई लगभग 42 का और फेस वैल्यू है 10 की। अगर देखें तो डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.04% इसका डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। बाकी सारे फैक्टर्स को हम थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। अगर तो ये देखिए, ये है कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस। हमने कंपेयर किया है Q4 2021 वर्सेस Q4 2022 के आंकड़े। अगर देखें तो रिवेन्यू ये सारे रुपीज करोड़ में है। अगर देखें तो Q4 21 में कंपनी का टोटल रिवेन्यू 110 करोड़ रुपए था, जो 69% की बढ़ोतरी के साथ Q4 2022 में 186% हो गया। अगर इबिडा मार्जिन की बात कर ले दोस्तों तो ये 19.2 से बढ़कर 28 का हो गया है, जिसमें 46% की वृद्धि देखी गई है। पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 9.1 से 13.5 हो चुका है, जिसमें लगभग 49% की बढ़ोतरी है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर यह 64 से 68 हो चुका है, 64% से 68% रहा है। सेल्स वॉल्यूम भी 2325 MTPA से 3002 MTPA रहा है और इबिडा अगर टन की बात करें तो 70,718 से 84,421 पर पहुंच चुका है दोस्तों। अब देखेंगे कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस को। अगर पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इसका रिवेन्यू जो है वो पिछले साल 369 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 624 करोड़ रुपए हो गया। इसमें भी लगभग 69% की बढ़ोतरी देखी गई। इबिडा अगर ईयरली बेसिस पे बात करें तो लगभग 75.5% बढ़ा है, 59.1% से 59.1 से बढ़कर 103.7 हो चुका है। पैट की बात करें तो पैट में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो 21.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 52.7 करोड़ रुपए हो गया है और ये लगभग 145% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्शा रहा है। एक्सपोर्ट 62.1 से बढ़कर 64.2, सेल्स वॉल्यूम 7,712 से 11,054 और इबिडा अगर देखें टन का तो 63,540 से 84,475 रहा है दोस्तों। आइए अब नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स पर। पिछले 5 सालों के आंकड़े यहां पर हम कंपेयर कर लेंगे। अगर देखें रिवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। अगर FY20 की
बात छोड़ दे, 2020 के वित्त वर्ष की बात छोड़ दे, तो इनका जो रिवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखा रहा है। और पिछले अगर सीएजीआर की बात करें तो पिछले 5 सालों में लगभग 25% का सीएजीआर दिखाया है। इबिडा मार्जिन भी लगभग 35% की सीएजीआर से बढ़ रहा है। FY18 के 31 करोड़ रुपए के मुकाबले अब ये 103 करोड़ रुपए हो चुका है। पैट की अगर बात करें तो 8 करोड़ रुपए से बढ़कर 52.7 करोड़ रुपए हो चुका है पिछले 5 सालों में, जो 39% की सीएजीआर से बढ़ा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस बढ़ोतरी देखी गई है। सिर्फ वित्त वर्ष 2020 के आंकड़े थोड़े से निराशाजनक है, लेकिन उसके बाकी सारे आंकड़े काफी अच्छे दिखा रहे हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा रहे हैं दोस्तों। सेल्स वॉल्यूम और इबिडा पर प्रति टन भी काफी अच्छे आंकड़े दिखा रहे हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हाईलाइट पर, आरओई आरओसी जैसे फाइनेंशियल रेशियोज पर। कंपनी की शेयर की कीमत में वृद्धि को शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से सपोर्ट मिला है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 2 वर्षों में कंपनी की आय दोगुनी हो गई। जो वित्त वर्ष 2020 में 300 करोड़ रुपए थी, वो बढ़कर 624 करोड़ रुपए हो गई। पीबीआईडीटी मतलब इबिडा केवल 2 वर्षों में 42 करोड़ से बढ़कर 103 हो गया। अगर आरओई की बात कर ले आप, पिछले 2 सालों में देखें तो 20.9 से 30.4। आरओसी की बात कर ले तो 15.4 से 24.3% हो गया है। डेट कंपनी का कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। अगर देखें तो 3.8 से ये 0.9 रहा है। फिक्स एसेट टर्नओवर की भी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो पिछले 5 सालों में 3.7 से 4.2 हो चुकी है। और वर्किंग कैपिटल डेज भी कम हो रहे हैं दोस्तों। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज थे। अब देखेंगे कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर एक नजर डाल लेंगे दोस्तों। अगर इसमें देखें तो हम 2 टाइप के रिवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सेगमेंट वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप पर। जैसा कि हमने देखा कि कंपनी के 5 सेगमेंट है, एरोमा केमिकल्स, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, रबर केमिकल्स, ल्यूब्रिकेंट एडिटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। यहाँ पर भी हमने कंपैरिजन किया है पिछले साल और इस साल में। अगर देखें तो पिछले साल जहाँ एरोमा केमिकल्स का जो टोटल रिवेन्यू में परसेंटेज था वो 25% था, वो अब कम हो गया है 13% पर। फूड एंटीऑक्सीडेंट्स का 17% से कम हुआ है 13%। लेकिन रबर केमिकल्स का वैसे के वैसा रहा है, 35% से 35% रहा है। और जो दो सेगमेंट में बढ़ोतरी देखी गई है वो है ल्यूब्रिकेंट एडिटिव्स, जहां पिछले साल 8% का इसने रिवेन्यू जनरेट किया था, अब इस साल इसने 14% का रिवेन्यू जनरेट किया है। और अगर स्पेशलिटी केमिकल्स की बात कर ले तो पिछले साल के 15% के मुकाबले ये भी बढ़ा है और ये 25% रहा है FY 2022 में, मतलब इस वित्त वर्ष में। अब देखेंगे रिवेन्यू ब्रेकअप फिर से रीजन वाइज। जैसा कि हमने देखा कि ये काफी सारे कॉन्टिनेंट्स में इसकी उपस्थिति है, तो इंडिया, यूएसए, यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हमने डिवाइड किया है। अगर देखें तो इंडिया का जो रिवेन्यू जनरेशन है वो 38% से 2% की कमी दिखा रहा है, 36% है। यूएसए का लेकिन काफी अच्छा, इसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले साल जहां वो यूएसए से सिर्फ 17% का रिवेन्यू आया था, इस साल 27% का आया है। यूरोप से 28% के मुकाबले 22% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 17% के मुकाबले 15% इसके आंकड़े हैं दोस्तों, रीजन वाइज रिवेन्यू स्प्लिट के। अब देखेंगे तो आज हमने देखा दोस्तों कंपनी के बारे में, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, उसके आंकड़े हमने देखे, फाइनेंशियल नंबर्स देख लिए, उसके फ्यूचर की स्ट्रेटेजी क्या है वो भी हमें देखना है दोस्तों। और हमने ये भी देखा कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रहा। अब देखेंगे उन फैक्टर्स को जो शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड करने का काम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कैपेक्स। कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से ग्रीनफील्ड क्षमता विस्तार के लिए दाहेज के पखाजन गांव में 42 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। कंपनी रबर केमिकल्स और ल्यूब्रिकेंट एडिटिव्स का निर्माण करना चाहती है और पहले चरण में लगभग 15,500 MTPA की क्षमता ये जोड़ना चाहती है। इस विस्तार के बाद कंपनी की कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो रहेगी दोस्तों 26,500 MTPA हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि अभी 11,000 MTPA है। सभी मंजूरियों को प्राप्त करने के 24 महीनों के भीतर ही ये अपेक्षित व्यवसायीकरण के साथ कुल व्यय शुरू हो जाएगा। और इसके लिए कुल कैपेक्स जो आका गया है वो लगभग 350 करोड़ रुपए का आका गया है दोस्तों।
अगर देखें तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किया है कंपनी ने। अक्टूबर 2021 में कंपनी ने आशीष कचोलिया, मितुल मेहता और बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स को 855 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर 5 लाख इक्विटी शेयर जारी किए थे और इससे उन्होंने 43 करोड़ रुपए जुटाए थे। अगर कंपनी के R&D क्षमता की बात करें तो ये एक स्पेशल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक स्पेशलिटी केमिकल्स के व्यवसाय में है, इसलिए इसकी R&D की जो टीम है वो विकास और सफलता में एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है। अगर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने R&D खर्चों में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी की है और कंपनी की अपनी खुद की अनुसंधान एवं विकास सुविधा भी है जो DSIR द्वारा प्रमाणित भी है दोस्तों। और पिछले 2 दशकों की अगर बात कर ले तो जहां शुरू में कंपनी को सिर्फ एरोमा और स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए के प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता था, उसके बाद प्रमोटर के नेतृत्व में इसने पिछले 2 दशकों में अपने आप को बाकी केमिकल सेक्टर्स में भी प्रेजेंस को बढ़ाया है। अब कंपनी को सिर्फ एरोमा और स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि उसके साथ साथ फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, रबर एक्सीलरेटर्स और ल्यूब्रिकेंट जैसे केमिकल्स की प्रोड्यूसर के तौर पर भी इसे एक ग्लोबली मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ग्लोबल प्रेजेंस इसका बन चुका है दोस्तों। अब देखेंगे कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में बात कर लेंगे। अगर देखें तो पिछले 3 महीनों से ये शेयर में कुछ गिरावट आई है और ये 30% तक करेक्ट हो चुका है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर पीछे मुड़कर देखें दोस्तों तो पिछले 2 साल केमिकल कंपनियों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। कई कंपनियों ने अपने शेयर धारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और ये कंपनियां अब निवेशकों की पसंदीदा बन गई है। चीन की +1 रणनीति, मजबूत घरेलू मांग, विशिष्ट उत्पादों के लिए वैश्विक ग्राहकों की मांग, उसके साथ साथ सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत की पहल है उसकी वजह से कंपनियों को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कंपनियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। कंपनी के शेयर की कीमत में वृद्धि को शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का सपोर्ट भी मिल रहा है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पिछले 2 वर्षों में कंपनी की आय दोगुनी हो गई है, इनकम दोगुनी हो गई है। जो वित्त वर्ष 2020 में 300 करोड़ रुपए थी वो अब हो चुकी है 624 करोड़ रुपए। अगर इस साल की कंपनी की ROE देखे दोस्तों तो लगभग 42 का ROE और 28.7% का ROCE देकर इस कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर से या फिर अपने पीयर से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले 1 साल में इस शेयर में कम से कम 30 से 35% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। और शेयर की प्राइस तकरीबन 1800 से 1900 के बीच रह सकती है, उसकी लेवल छू सकती है। इसमें हमने सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया है दोस्तों, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि यूएस में जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसके वजह से एक ग्लोबल स्लोडाउन आने की आशंका जताई जा रही है। तो हमने इसीलिए इस कंपनी का इसकी जो बढ़ोतरी है, क्योंकि इसका आपने देखा कि लगभग 10% का इजाफा हुआ है यूएस से जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें। और अगर ऐसे टाइम पे रिवेन्यू में अगर यूएस से आने वाला रिवेन्यू अगर कम हो जाता है तो कंपनी को थोड़ा सा झटका लगने की संभावना है। तो 30% की बढ़ोतरी होने की हमारी उम्मीद है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो यशो इंडस्ट्रीज यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है, इस शेयर को लेकर कोई सवाल है तो जरूर मेरे से पूछिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके सवालों के जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं यही रुकता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।